आज हम आपको कक्षा 10 की साइंस पढ़ाएंगे। इसमें पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो पहले आपको लेनी होंगी। इसमें ये तत्व दिए हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, जो आपको आगे चल के इसमें इस्तेमाल होंगे, इसलिए इनका याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आप पहले याद करेंगे। याद कैसे करेंगे? जैसे ये हाइड्रोजन है और इसका तत्व प्रतीक क्या है? H। हाइड्रोजन तत्व है, इसका प्रतीक H है। ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। तो हमने सीरियल वाइज लिख दिए हुए हैं ये। ठीक है, ऐसे ही आप याद करेंगे। 50% कागज़ में इधर को हैं ये। ठीक है, और आधे कागज़ में फिर इधर को हैं ये। तो ये कुल मिला कर के 60 हैं। ठीक है, आप लोग इसको, मैं धीरे धीरे इसको इस तरीके से कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग अपना वीडियो रोक करके और इसको धीरे धीरे नोट कर लें। कुछ ये इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट्स नोट्स हैं, वो मैं आपको सब पहले करवा दूंगा, जो कि ये बाद में आपके ये यूज होंगे इसमें। ठीक है, तो ये अपना वीडियो रोक करके धीरे धीरे ये आप इसको लिख लें और याद ज़रूर कर लें, क्योंकि ये आगे चल के सभी इसमें प्रयोग किए जाएंगे। इनको जब आप याद कर लोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये हमने 60 तक लिख दिए हैं। आगे आके जब आपको आवर साड़ी पढ़ेंगे तो इससे बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको, और हर जगह मिलेगी। आप संयोगिता वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे, बैलेंसी वाला कभी भी पढ़ें, तो उसमें बहुत बड़ी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आप इसको देख लेना और ये सारे आपको याद करने हैं। ये 60 तक जो लिखे हुए हैं इनको आप याद कर लें। ठीक है, इसके बाद फिर मैं नया आपको नोट्स दूंगा, वो भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये आपके यौगिक हैं, इन्हें इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं? एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इन्हीं यौगिक कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हैं आपके, जैसे H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनको आप याद कर लेंगे। ये आगे आने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनमें प्रयोग किए जाते हैं, तो उन अभिक्रियाओं में आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये ऊपर जो थे ये आपके अकार्बनिक यौगिक हैं, यानी जिनमें क्या कार्बन नहीं होता है, इनमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर नीचे आपका आता है कार्बनिक यौगिक, यानी ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन निश्चित उपस्थित होता है, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इन यौगिकों को आप अपने नोट्स बना लेना और उसमें लिख लेना। ठीक है, इतने ये हो गए। ठीक है, इसका नाम एसीटोन है, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, इसके बाद आपके आते हैं आयन। ठीक है, आयन ये क्या होते हैं? इनकी मैं मौखिक परिभाषा आपको बता देता हूँ, क्योंकि वैसे तो आपने पीछे की कक्षाओं में पढ़ी होगी। कोई भी परमाणु हमेशा कैसा होता है? उदासीन होता है। उस पर ना तो प्लस का चार्ज होता है, ना ही माइनस का चार्ज होता है। लेकिन जब कोई परमाणु अपने बाह्यतम कोश से या तो इलेक्ट्रॉन त्याग दे या ग्रहण कर ले उसमें, ठीक है, तो वो आयन के रूप में बन जाता है। तो वो क्या बन जाता है? आयन। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इस पर क्या हो जाएगा? एक
धन आयन हो जाएगा, यानी एक इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, तो ये आयन में बदल जाएगा। इसी तरीके से ये आपके आयन हैं, तो इन्हें आप नोट कर लें, ठीक है। और नोट करने के बाद याद ज़रूर कर लें, क्योंकि ये याद करने के बाद ही आपको साइंस में आगे अच्छा समझ में आएगा। मैं पूर्ण कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा समझ में आए। ऐसे सभी नोट्स आपको कराऊँगा, क्योंकि अभी तक किसी ने इस तरीके के नोट्स नहीं बनवाए। मैंने जैसे आप लोग बनाते हो उसी तरीके से लोग क्या करते हैं, जितने जो समझाते हैं ना उसी को नोट्स के रूप में भेज देते हैं। मैंने नोट्स बना के दिए हैं, जैसे बच्चे बनाते हैं उस तरीके से आप सहयोग करेंगे तो आपको अच्छे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अब हम आपके चैप्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है, जिसमें चैप्टर का आपका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं यानी इसमें रासायनिक और अभिक्रिया शब्द जुड़ा हुआ है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। अभिक्रियाएं क्या होती हैं पहले हम आपको बताते हैं। अभिक्रियाएं, ठीक है। तो अभिक्रियाएं क्या होती हैं ये हम आपको बताएंगे। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थों के संगठन तथा संरचना में परिवर्तन होता है क्या कहलाती हैं, अभिक्रियाएं। तो क्या क्या बताया हमने, पदार्थ जो होता है तो पदार्थों के क्या होगा, पदार्थ एक लिया और उस पदार्थ के यदि संगठन, ये बात ध्यान रखना, क्या संगठन, और किसमें संरचना, ठीक है, और गुण भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, क्या गुण, इनमें यदि परिवर्तन हो जाता है, क्या इनमें यदि परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं विक्रियाएं, ठीक है, अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं, ठीक है, कौन सी, ऐसी क्रियाएं जो पदार्थ के संगठन, संरचना और गुण में परिवर्तन कर देती हैं, क्या कहलाती हैं, अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। क्या कहलाती हैं, अभिक्रियाएं, ठीक है। अब ये अभिक्रियाएं जो हैं कितने प्रकार की होती हैं, वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन इन अभिक्रियाओं को मुख्यतया दो भागों में बांटा गया है। फिर उनके भी भाग बढ़ते हैं आगे चल के, वो भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो नंबर एक क्या है आपकी, जो पहली नंबर एक है वो है नाभिकीय अभिक्रियाएं, ठीक है, नाभिकीय अभिक्रियाएं, ठीक है। और नंबर दो हैं वो आपकी हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है। तो इनके बारे में आप अधिकतर पढ़ेंगे, किसके बारे में, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। ये रसायन विज्ञान आप पढ़ रहे हैं ना, तो रसायन विज्ञान में किसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाएं। फिर भी ये भी है, ये भी रसायन विज्ञान में ही आता है, लेकिन आपकी जो बुक्स है उसमें इनके बारे में डिटेल दिया है, तो वही सिलेबस में जो दिया है वही आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। लेकिन मैं फिर भी आपको ये नाभिकीय अभिक्रियाओं के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये अभिक्रियाएं हमेशा परमाणु के क्या होती हैं, परमाणु के केंद्रक, केंद्र, ठीक है, केंद्रक में होती हैं। ये अभिक्रियाएं किस में होती हैं, परमाणु के केंद्रक में होती हैं, जहाँ पर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। जैसे क्या होता है, परमाणु पूरा ये है, ठीक है,
सॉरी आ नहीं रहा है आपके इसमें एक मिनट, ये एक परमाणु कोई है, ठीक है। तो परमाणु के बीचों बीच क्या होता है, एक केंद्रक होता है, केंद्र होता है। इस केंद्रक में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्रिया इस केंद्रक में होती है, इसमें, इस केंद्रक में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं, यानी केंद्रक को ही क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, नाभिक, ठीक है। इस केंद्रक को ही क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो परमाणु के बाहर, ये इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, परमाणु के नाभिक के अंदर होती हैं, क्या कहलाती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके आपके उदाहरण हैं, ठीक है। जो परमाणु बम बनता है, क्या बनता है, परमाणु बम, परमाणु बम बनता है। नंबर 2, जो सूरज पर जो क्रिया होती है, कहाँ पर, सूरज पर क्रिया, वो क्या होती है, वो भी इसी तरीके की क्रिया कहलाती है। सूर्य पर जो गर्मी है, वहाँ पर जो क्रियाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं। लेकिन अभी इन क्रियाओं को भी आगे बांटा जाएगा, ठीक है। एक नाभिकीय संलयन होती है, एक नाभिकीय विखंडन होती है, लेकिन होती किस में, नाभिकों के मध्य ही होती हैं, ठीक है। तो वो कहाँ, सूर्य पर, ठीक है। इसका एक और भी उदाहरण है जो हमने आपको बताया, क्या अभी नहीं बताया, सॉरी, जो हम आपको बता रहे हैं, जो हाइड्रोजन बम बनता है, ठीक है, उसमें भी इसका प्रयोग होता है। इसी अभिक्रिया द्वारा वो कराया जाता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया सूक्ष्म रूप में। अब आते हैं आपके चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में अब ये रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। तो रासायनिक अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, या तो एक भी हो या एक से अधिक पदार्थ हों, उनके परमाणु आपस में, ठीक है, जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु, ठीक है, एक ही परमाणु के, एक ही पदार्थ के या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु, ठीक है, आपस में जुड़ करके एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे क्या आपका एक तो हो गया हाइड्रोजन, ठीक है, एक पदार्थ आपका ये हाइड्रोजन हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, हमने ले लिया एक क्लोरीन, ठीक है। तो एक पदार्थ ये, एक पदार्थ ये, ठीक है, ये इनके परमाणु आपस में, ठीक है, जुड़कर एक नए पदार्थ को बनाते हैं, ठीक है, जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर ये इसको 2 लिखना पड़ेगा, ये अभी आगे चल के आपको बताएंगे कि क्योंकि ये क्यों लिखना पड़ा है, ठीक है। ये समीकरण को बैलेंस करने के लिए, यानी संतुलित करने के लिए बताया जाएगा, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं या जन्म देते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यहाँ पर देखो ये 2 पदार्थ आपके हैं, इन दोनों पदार्थों के परमाणु आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ, यानी ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, ये क्लोरीन गैस है, ये जब आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे इसका दूसरा एक एग्जाम्पल हम आपको बता दें, दूसरा इसका एग्जाम्पल तो तमाम में जब आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है, कि कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, किससे, कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराई जाती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, किससे, कार्बन की क्रिया जब हम किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, क्या बनती है,
CO2, ठीक है। जैसे हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। अभी इस समय कोरोना चल रहा है तो तुमने देखा होगा ऑक्सीजन गैस की कितनी कमी आ रही है। तो ये ऑक्सीजन गैस मनुष्य के जीवन के लिए बहुत लाभकारी होती है, इसी पर जीवन डिपेंड है। इस ऑक्सीजन को हम लेते हैं, ये अंदर जाती है और हमारे अंदर जो कार्बनिक पदार्थों का जो इससे आगे चल के आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तो वहाँ पर उसका क्रियाएं होती हैं, तो उसमें कार्बन निकलती है। उस कार्बन से सहयोग करके वो क्या बना देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। हम जब बाहर सांस निकालते हैं उसमें अधिक मात्रा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो यहाँ पर किसी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बात चल रही थी, तो हमने क्या बताया था? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु क्या होंगे? परमाणु होंगे, ठीक है। परमाणु आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का जन्म देते हैं, ठीक है। तो वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो हमने ये 2 एग्जाम्पल आपको बता दिए थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक आपका आता है इसमें रासायनिक समीकरण, ठीक है। क्या? रासायनिक समीकरण। ठीक है। तो देखिए थोड़ा हम बताते हैं, अभी आपको हमने जो इधर जो अभिक्रियाएं पढ़ाई थी इसमें थोड़ा और बताते हैं कि ये जो तीर का निशान होता है, ठीक है, ये इसमें ये दर्शाता है कि हमारी जो क्रिया है वो किधर को चल रही है? इस साइड में चल रही है, ठीक है। यानी ये जुड़कर और ये बना रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि हमारी क्रिया इधर को चल रही है, ठीक है। ये एक दिशा को दर्शाता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, वो हम आपको इसमें इस तीर के निशान से इधर जो भी पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। यानी जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये पदार्थ हमारे इस क्रिया में क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और ये दोनों मिलकर जो नया पदार्थ बनाएंगे वो हमारा क्या होगा? उत्पाद, ठीक है। उत्पाद यानी जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा, ठीक है। तो ये रासायनिक जो समीकरण है याद करने की ज़रूरत नहीं है क्या, हम ऐसे ही समझाते हैं और आप याद कर लें उसको कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? पूरी लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे कैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के दोनों ये मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है। अब ये हिंदी में लिखेंगे तो वाक्य बड़ा हो जाएगा। इन्हीं को हम उनके सूत्रों में किस तरीके से कार्बन को C लिख दिया, ऑक्सीजन को O2 लिख दिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिख दिया। यही जो बना आपका, यही क्या है? रासायनिक समीकरण है। तो हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों में लिखने को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों, ठीक है, अभिकारकों तथा उत्पादों के रासायनिक सूत्र में लिखने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या आपका हो गया? रासायनिक समीकरण हो गया। रासायनिक समीकरण क्या? जैसे हम क्या कहेंगे इसमें कहते हैं, जैसे क्या? हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। तो ये जो हमारा बना, यही हमारा क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो चाहे ऐसे कह दो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है, तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को उनके रासायनिक सूत्रों में लिखने को ही क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं,
ठीक है। ये रासायनिक समीकरण की आपकी डेफिनेशन होगी। इसके बाद क्या आता है इसके बाद आपका आता है रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। क्या? रासायनिक समीकरण का संतुलित करना। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, इन सभी के हम नोट्स आपके लिए अलग से पीछे दे देंगे अभी। ठीक है, तो आप नोट्स भी बना लें। और ये रासायनिक समीकरण जो संतुलित करने का है, इसके टॉपिक चढ़ बाई चढ़ हम आपको बताएंगे, क्योंकि ना तो इतनी अच्छी तरीके से कोई समझाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। यदि आपने पीछे जो मैंने बताया उन सभी को आप धीरे धीरे करके याद कर लें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, और हम नोट्स आपको भेज रहे हैं इसी पे। ठीक है, ये आपके नोट्स हैं। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था पहले, क्या अपक्रियाएं बताई थी आपको। ठीक है, अपक्रिया की परिभाषा ये हो गई आपकी। फिर अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, नाभिकीय अपक्रियाएं और रासायनिक अपक्रियाएं। ठीक है, तो नाभिकीय अपक्रिया के बारे में, नाभिकीय अपक्रिया की डेफिनेशन ये दे दी। ठीक है, एग्जाम्पल एक ही दिया इसमें। ठीक है, और उसके बाद रासायनिक अपक्रिया बताई थी, तो रासायनिक अपक्रिया की डेफिनेशन हमने इसमें ये दे दी है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी दे दिए हैं, तो ये आप एग्जाम्पल लिख लें। यहाँ पर लिखा है कहलाती हैं। ठीक है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। और ये कैमरे में अभी आ नहीं रहा है, एक मिनट। तो ये मैं थोड़ा, चलो दोबारा देता हूँ इसी में। ठीक है, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल रहा, उसमें आ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए इसमें। ठीक है, और फिर यहाँ तक आपकी ये रासायनिक अपक्रियाओं के एग्जाम्पल हो गए थे। आगे जो पढ़ाया फिर वो मैं आपको आगे के नोट्स आपके ये रहे। ठीक है, रासायनिक समीकरण की डेफिनेशन ये। ठीक है, उसका एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने इसमें इस तरीके दिया है। जब सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराई जाती है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने शायद कोई दूसरा एग्जांपल समझाया था आपको, तो वही हमने बताया। जब आप पीछे के जो दिए हुए हमारे सभी याद करेंगे और तो इसमें ये भी आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पीछे की वो जो दिया है हमने आपको इम्पोर्टेंट, तो वो नोट्स याद कर लें थोड़ा। ठीक है, और आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक फिर अगले वीडियो में मैं आपको देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसको समझाने के लिए थोड़ा और समझाना पड़ेगा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना तो दिया है आपके उसमें। ठीक है, अब इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, तो पहले हम ये टॉपिक आपको देंगे कि क्यों आवश्यकता इसमें संतुलित करने की पड़ी। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें कमेंट करके बताए। ठीक है, मैं उसकी कोशिश करूँगा पूरी तरीके से समस्या का समाधान करूँगा। ठीक है, जो भी होगी बात उसका अगला वीडियो बना करके आपको अपलोड करूँगा। तो आप लोग मेहनत से पढ़ें, और मैं सभी बच्चों को ये चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से निःशुल्क शिक्षा में पढ़ें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। थैंक्स।